नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने। ये क्यों कहा जाता है, इसको समझने की जरूरत है। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात का, और उस चुनाव में आईना दिखा दिया था इस सत्ता को, जो सत्ता अपने आप को देश का प्रतिनिधि कहती है कि देश में अजेय वो कौन। कुल 38% वोट पाकर के सत्ता में काबिज हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कैसे? क्योंकि जो बाकी 62% वोट है जो उनके विपरीत है, जो उनसे अलग है, वो बैठा हुआ है। इस कारण से मोदी बार बार जीतते, और मोदी का प्रयोग होता है कि तमाम विरोधी या उन्हें विरोधी प्रस्तुत करके किस तरीके से वो अंदर खाते भले ही मोदी के साथ हो, उनको प्रस्तुत करके कैसे अधिक से अधिक सीटें जीती जा सके और उसके छोटे छोटे से अंतर का फायदा उठाया जा सके, यह खेल करते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी भूमिका अदा करती है। उसने करीब 1.5% वोट काटा था पूरे गुजरात में कांग्रेस का, और कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी के वोट में अंतर था, वो अंतर करीब 7% का था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा परसेंटेज का अंतर नहीं था। उसमें से कैसे और थोड़ा सा चेंज होता तो स्थितियां बदल जाती। और यही वजह है कि गुजरात के 60% जिलों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन वहां सीटें कम थी। जो शहरी क्षेत्रों में जहां सीटें ज्यादा थी, वहीं पर नुकसान हुआ, और उसके कारण से यह स्थिति हुई। तो यह एक तथ्य जानना इसलिए जरूरी है। ओवैसी की पार्टी, जो ओवैसी की पार्टी है, वो भी इसी तरह की भूमिका अदा करती है, और अहमदाबाद में ओवैसी और उनके तमाम सारे ओवैसी की पार्टी के नेताओं की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हुई, और किस तरीके से उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, किस तरीके से तमाम विमानों से लेकर चार्टर ट्रेन से लेकर तमाम चीजें उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। सोचिए, जिस हैदराबाद, जिस तेलंगाना से वो आते हैं, जहां उनकी जड़ें हैं, वहां भी वो सिर्फ 7 सीटें जीत पाते हैं, लेकिन बाकी जगह जाके वो किस तरह से नुकसान करते हैं और उस नुकसान से किस तरह फायदा मिलता है। बहुजन समाज पार्टी भी उसी भूमिका में। तो ये 3 तो स्पष्ट रूप से दल दिखाई देते हैं जो कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ में खेलते हैं और खुद को विपक्ष दिखाते हैं। वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो यह समझने की जरूरत है कि अपने आप को उसका हिस्सा भी नहीं बताते हैं, और सरकार बनवाने में किस तरीके से मदद करते हैं, उन्हें जीतने में मदद करते हैं। तो इससे बस एक वही चीज है कि गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो वही स्थिति कर रहे हैं। यही रणनीति है, यही चुनाव मैनेजमेंट है। और इस मैनेजमेंट के बावजूद स्थिति क्या थी 2017 के चुनाव में, कि मोदी और शाह की जोड़ी 2017 में जो है ऊंझा, जो वडनगर जो जगह है, जो नरेंद्र मोदी का गांव है, जिस क्षेत्र में, वो ऊंझा सीट है, और उस ऊंझा सीट से, वडनगर की सीट से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, कांग्रेस जीती। और उसके अलावा मानसा सीट है अमित शाह की, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी और कांग्रेस जीती थी। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं और किन हालात में। तो ये गेम जब होते हैं तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से खेल होता है। इस बार अमित शाह का जो गांव है वो कांग्रेस का गढ़ बन गया है, और ठाकोर वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस को जिता रहे हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और पाटीदार भी भारतीय जनता पार्टी से पाटीदार भी नाराज चल रहे हैं। तो वहां पर उस गांव में अमित शाह की हवेली है, लेकिन वहां के लोग
सच्चाई जानते हैं। वडनगर के लोग वहां के सच्चाई जानते हैं गांव के क्षेत्र के, और इसलिए वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह को वोट नहीं देते, वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। और आप ये समझिए, तो जब वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं और इनको नहीं देते, वहीं दूसरी तरफ जो नहीं जानते हैं वास्तव में निजी तौर पे, वो उनके फर्जी प्रचार, फर्जी इवेंट में फंसकर उन्हें वोट देते हैं। गांव में अमित शाह ने एक मंदिर बनवाया अपनी इष्ट देवी का, और बना करके सोचा कि इसी बहाने से ही हम कुछ करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वहां दर्शन करने भी गए, सब कुछ करने गए, बावजूद इसके वहां पर कोई वो नहीं, क्योंकि वहां के लोग आपकी सच्चाई से वाकिफ। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चिंताजनक स्थितियां आती हैं और वो खड़ा करती हैं। तो गांव की जहां पर घर है, दूसरी चीजें, लोग सवाल उठाते हैं कि गांव में आखिर क्यों हार रही है बीजेपी। तो शाह के गांव में हार रही है, नरेंद्र मोदी के गांव में हार रही है, तो यह निश्चित रूप से पूरे देश को समझने की जरूरत है। वोट कांग्रेस को जाता है। तो यह आप समझिए कि किस तरीके की स्थितियां हैं, और इन चीजों को हम नहीं समझते, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि किस तरीके का खेल हुआ है। किस तरीके मोरबी में जो घटना हुई वो किसी से छिपी नहीं। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर के हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई की, और सुनवाई में उसने सवाल किए कि रेनोवेशन का ठेका कैसे दे दिया। सरकार से पूछा और सरकार से कहा कि आप हमें मूर्ख मत समझिए, आप ये बताइए कैसे दे दिया। एमओयू जो उनके साथ साइन किया, वो कैसा साइन किया, उस पर क्या शर्तें हैं, मजाक बनाया हुआ है आपने। भाजपा का गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो विनाशक है, जो विकृत है, जिसकी वजह से गैर बराबरी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, मोरबी दुर्घटना उसी का सीधा परिणाम था। मैं पूछना चाहता हूं कि एसआईटी की वो रिपोर्ट कहां है मोरबी के ऊपर। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि यह रिपोर्ट 14 नवंबर को पेश हो जानी चाहिए। कहां गई वो रिपोर्ट? दरअसल भाजपा के सियासतदानों और कारोबारियों के बीच में एक साठगांठ है, एक समझ है, जिसकी वजह से लोगों की जान दांव पे लगा दी जा रही है। वेंटिलेटर घोटाले में भी ऐसा ही हुआ था। आपको याद है 2 साल पहले महामारी के समय जब कहा गया था कि वेंटिलेटर बनाओ, लेकिन कुछ और ही उपकरण बन के आए। वहां पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात नशीली पदार्थों का मरकज बन गया है, वहां पर नकली शराब से लोग मर रहे हैं। ऐसी सरकार का कोई हक नहीं कि वो राज करे। तो 30 अक्टूबर को जो मोरबी में हादसा हुआ, जिसमें 140 लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, बेवजह दी, वो निर्दोष लोग गए। तो आप समझिए कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारी चीजें, जो ओरवा समूह है, जो नरेंद्र मोदी के मित्र जो हैं, उनका एक समूह है, और उस समूह में वो घड़ी बनाने वाली कंपनी जो है पुल बना रही थी। तो आप समझ सकते हैं घड़ी साज पुल बनाएगा तो क्या होगा। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने और आशुतोष शास्त्री की बेंच ने बिल्कुल साफ कहा, राज्य ऐसे कदम उठाए जो उससे अपेक्षित थे, लेकिन मोरबी सिविक बॉडी और एक निजी ठेकेदार पुल नवीनीकरण के बीच जो हस्ताक्षरित समझौता सिर्फ 1 पॉइंट मतलब 1.5 पेज का है, और कोई टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया। बिना टेंडर के आपने रेनोवेशन का ठेका दे दिया। क्या काम हुआ आपको नहीं पता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि 2017 में निलंबन पुल के संबंध में संचालन, रखरखाव, प्रबंधन, किराया एकत्र करने के लिए कलेक्टर राजकोट और अजंता के बीच में जो हस्ताक्षरित समझौता हुआ, उस ज्ञापन की समाप्ति के बावजूद अजंता कंपनी को फिर से पुल का रखरखाव का जारी रखा गया। क्यों रखा? जो पैसे खर्च करने थे, 2 करोड़ खर्च करने थे, उन्होंने 12 लाख भी नहीं खर्च किए। तो इन सब पे भी सवाल आया।
तो इस तरह की टेक्निकल और सारी चीजों का रिव्यू नहीं किया गया और इन सब के बावजूद इतने लोगों को मौत के मुंह में घुसेड़ दिया गया। गुजरात नगर पालिका का जो अधिनियम है उसका भी दुरुपयोग हुआ और किस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। और इसके बाद अदालत ने इस पर पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी 14 तारीख को, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट सरकार ने नहीं दी। तो आप समझिए कि इस स्थिति में है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करनी है, इसलिए हाई कोर्ट घबराया हुआ है और इसलिए वो उस पर सरकार के मुताबिक वो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें सामने आई। याचिकाएं मंजूर है, सोमवार को जो है याचिका मंजूर कर ली गई है। मोरबी हादसे की सुनवाई और जांच के लिए न्यायिक आयोग गठन वाली याचिका जो दाखिल की गई थी। तो ये सारी चीजें सामने हैं। तो ये बताती हैं किस तरीके से कारपोरेट के साथ गठजोड़ करके कब्जा करने की नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। आपने देखा होगा आज एक महान आदिवासी संत, आदिवासी उन्हें भगवान कहते हैं, बिरसा मुंडा की आज जो है जयंती है और इस जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। किस तरीके से डर का शासन स्थापित किया। बिरसा मुंडा सिर्फ 24 साल जी, लेकिन उन्होंने 24 साल में 70 साल 80 साल जी करके भी और देश के ऊपर बोझ बनने वालों के लिए नसीहत। ये कोई मामूली दिन नहीं है। बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े और 24 साल की आयु में अंग्रेजों ने उनकी हत्या की। जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने 24 साल में कर डाला। लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, 60, 70, 80 साल जीते हैं, तब भी जो इन्होंने 24 साल में कर डाला वो नहीं कर पाते हैं। छोड़ कि देश के लिए लड़ना, अपने समाज के लिए लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते, 3000 साल पहले आते, तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था। 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते, काफी जंगल थे, और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो जंगल कम होता जा रहा है। सही बात, गलत बात? सही है।
और आज से 20, 30, 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा। यह है इनका मतलब। ये आपसे कह रहे हैं कि यह जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो। हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो। यह पूरा देश आपका था और आपसे यह देश लिया गया। तो अगर आपसे यह देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। तो सबसे जरूरी बात संविधान की रक्षा, आदिवासियों को शिक्षा, उनके हक, उनकी जमीन, इससे बिना आपका काम नहीं होने वाला है। और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है। और मैं यह भी कह देता हूं, स्टेज से कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ती है मगर और मजबूती से लड़नी चाहिए। सीखना चाहिए। उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान, अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया, हालांकि उन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर रखा है, बावजूद इसके उन्हें कोई रियायत नहीं। क्यों? सत्ता सिर्फ अपने को देखी, और वही हुआ कि सत्ता ने सिर्फ खुद को देखा, और खुद को देखा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आदिवासियों के हक मारे गए हैं, सब कुछ हुआ है, और आदिवासी राष्ट्रपति है हमारे, वही राज्यपाल थी जब, उसके समय में ही आदिवासियों के हक मारने के उस पर सिग्नेचर किए गए, उसे पास किया गया था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अदानी अंबानी को कैसे कब्जा करानी है, जो पहाड़ों पे, पूरी आदिवासी जमीनों पे, जल, जमीन, जंगल, तीनों पे, उसकी संपत्तियों पे कब्जा कराना है, उसके लिए पूरी लगी। मैंने आपको आदिवासी भाई बहन कहा, कहा नहीं कहा? कहा ना। आदिवासी का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले था। सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का यह मतलब है। इसका मतलब अगर यह जमीन आपकी थी, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको हम भारत माता कहते हैं, यह पूरा का पूरा देश, इस देश में सबसे पहले आप आए थे। मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है। अब देखिए ये क्या चालाकी कर रहे हैं। ये कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप सबसे पहले नहीं थे, नाम बदला है। मगर ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत गहरी चीज की है इन्होंने। और भगवान बिरसा मुंडा जिस चीज के लिए लड़े, उसी चीज पर वो आक्रमण कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा ये हमारी जमीन है, हम ओरिजिनल मालिक हैं, इसलिए 24 साल की आयु पे वो शहीद हुए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया, आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के खेल। तो ये कारपोरेट का जो खेल है, उसमें जनता के जीवन का कोई महत्व नहीं।
आदिवासियों को नक्सली बता बता के सुरक्षा बल मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। फर्जी मुठभेड़ होती है और उनमें जब सच सामने आता है और सच की लड़ाई लड़ने वाला कोई सामने आता है तो हिमांशु कुमार जैसे लोग जो इस सच को सामने लाते हैं, अदालतें उन पर ही जुर्माना लगा देती। जब इंसाफ की लड़ाई तीस्ता सीतलवार, श्री कुमार और संजीव भट्ट लड़ते हैं तो वो जेल में डाल दिए जाते हैं और जो दोषी हैं उनकी सजाएं माफ कर दी जाती हैं। आने के लिए टिकट दे दी उन लोगों को जो दंगा कराने वाले थे, जो बलात्कारियों के साथ खड़े थे, जो हर अन्याय के साथ खड़े थे, तो उन्हें दे रहे। दर्द में मरहम लगाने की बजाय उनके उसमें कुदेदा जा रहा है, उनके उसको तकलीफ दी जा रही है। जैसे हमने नरोदा पाटिया में देखा, वहां पर विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया मनोज कुकरानी की बेटी को, पायल को। मनोज कुकरानी वही है जो सजा याफ्ता है और अब प्रचार करता घूम रहा है और अदालत से यह कह के उसे जमानत दी गई है कि नहीं, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो चलने की स्थिति में नहीं, इसलिए उसे दिया जाए, और वो वहां प्रचार कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से है, नफरत के बूते ये सरकार खड़ी है, डर के बूते ये सरकार खड़ी, और ये जीतते हैं। जिस दिन आप डर से, नफरत से जीत जाएंगे और सच को पहचानने लगेंगे, उस दिन इससे आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव चल रहा था, ममता बनर्जी दहाड़ती थी और वो दहाड़ आपने सुनी, और आज क्या स्थिति है? आज वही ममता बनर्जी सरेंडर किए हुए हैं किसके आगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा की सरकार के साथ, केंद्र सरकार जो दहाड़ रही थी, आज उनकी आवाज नहीं निकलती, वो माफी की मुद्रा में होती हैं, सिर झुकाए खड़ी होती हैं और सब कुछ करने। क्योंकि बंगाल में जो घोटाले हुए हैं, अब वो घोटाले पकड़ में आ गए और उनके सारे सबूत आ गए हैं और वो उनकी दहलीज तक पहुंच गए। यदि वो थोड़ा सा बोलेंगी तो वो जांच उन्हें पकड़ लेगी, इसीलिए उनकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन वही लड़ पाता है, इन जांच एजेंसियों से भी लड़ पाता है जो ईमानदार होता है, जिसने कोई गड़बड़ नहीं की होती। तो ममता बनर्जी की स्थिति है, 2014 में जो टीईटी परीक्षा हुई थी वहां, उसमें ममता बनर्जी को, आप समझिए, ममता बनर्जी को 92 वोट मिले थे और अमित शाह को 93 वोट मिले थे, नंबर मिले थे, और यही नहीं, शुभेंद्र अधिकारी को भी मिले थे। तो आप समझिए, हाई कोर्ट में जो वकीलों के एक समूह ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश किया पूरे दस्तावेज की, किस तरीके से, बताइए ये अमित शाह कौन है और ममता बनर्जी कौन है और शुभेंद्र अधिकारी कौन है, और ऐसे तमाम सारे लोग हैं। क्या उन्होंने परीक्षा दी थी? क्या वो थे? और नहीं थे तो आखिर कैसे? शुभेंद्र अधिकारी को जनरल कैटेगरी में लिस्ट में नाम आया, तो आप समझिए पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का भी नाम आया। तो इससे समझ में आ सकता है कि किस तरीके से खेल रचा गया, किस तरीके से सारी चीज हुई। तो ये बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला है। अब ममता बनर्जी फंसी हुई है, तो अब उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये डर उन्हीं में आता है जो या तो चोर होते हैं, या डरपोक होते हैं, या डर जाते हैं। तो डराकर, नफरत के बूते किस तरीके से कारपोरेट के जरिए और सबके जरिए एक जाल रचा जाता है। और कारपोरेट का जाल ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं, कारपोरेट का जाल दुनिया भर में चलता है। एलन मास्क ने भी यही किया। उन्होंने किस तरीके से ट्विटर खरीदा और ट्विटर खरीदने के लिए लोन लिया, और लोन लेने के बाद में अब वो कह रहे हैं कि वो दिवालिया करना है और ये करना है, वो करना है, और उसके बाद में लगातार खुद ही गिराएंगे, फिर खुद ही खरीद लेंगे और फिर या अपने रिश्तेदारों को खरीदवा देंगे। इसके तमाम उदाहरण मौजूद, और ये होता है उसी तरीके से जैसे भारत में हुआ। भारत में कुछ आप देख लिए, अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया हुई, फिर मुकेश अंबानी ने उसे खरीद लिया, काम खत्म होने पौने दाम पे। इसी तरीके से HDL की जो कंपनी थी, उसका ये स्थिति हुई,
कि वो दिवालिया घोषित हुए और मुकेश अंबानी के समधी पीरामल ने उसे खरीद लिया। इसी तरीके से मतलब ये एक नहीं, इसके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। और किस तरीके से सरकार हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ये नीतियां बनाती है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ आ जाए। और उनकी सफलता है कि 8 साल में उन्होंने ये किया है कि देश के 1000 पूंजीपतियों के हाथ में इस देश का 57% एसेट चला गया। 1000 लोग, मतलब 1000 लोग इस देश के 57% एसेट्स के मालिक हैं। और उसके बाद में बाकी बचे 43% में पूरा देश है 140 करोड़ का। आप समझिए कितना बड़ा है। और यही खेल कारपोरेट और सबके साथ मिलकर होता है। तो नरेंद्र मोदी इसी खेल के बूते सत्ता में, तभी वो पैसा लगाता है। इतने महंगे चुनाव होते हैं और लोगों की इसमें आहुति दी जाती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मुल्जिम तक कई बार नहीं बनाया जाता है। मोरबी हादसे में आप देख सकते हैं। तो यही हुआ, ये मोरबी हादसे और तमाम सारे हादसे इसी का नतीजा है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी उस दिन भी रेल दुर्घटना हुई। प्रकृति ने चेताया था कि यह जान लेने वाला प्रधानमंत्री आया है। ये वह आया है जो दलाली से सरकारें चलाएगा और दलाली का धंधा चलेगा। कुछ कारपोरेट घराने देश के मालिक हो जाएंगे, आप गुलाम हो जाएंगे। और बिरसा मुंडा जैसे लोग शहीद होकर भी अपने समुदाय को इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। जो आदिवासियों को हक दिया था कांग्रेस ने, वो हक छीन लिया जाएगा, कानून बदल दिए जाएंगे। तो जल, जमीन, जंगल समेत सब पर कब्जा हो रहा है। तो जब आज बिरसा मुंडा को मैं नमन करते हुए बात खत्म करूं तो उसके पहले इतनी बात जरूर कहूंगा कि सच को पहचानिए, जानिए। और सच को जानेंगे, जितना नजदीक से जानेंगे उतना ही आप देखेंगे इनके काले चेहरे। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के गांव में हो या अमित शाह के गांव के क्षेत्र में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी हारती है और कांग्रेस जीतती है, क्योंकि लोग वहां सच जानते हैं इनका।